Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Hello friends, we are going to start a new chapter that is for 7th grade. The chapter's name is the respiratory system. It is a very important chapter. So let's start. But before that, do subscribe to my channel, like the channel and share the channel with your friends, and also try to press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming chapter. So let's start with the respiratory system. What is the respiratory system? Let's start it. As you all know, organisms are made up of माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स नोन एज सेल्स. क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ह्यूमन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसका बना हुआ होता है? आप सबको अभी तक पढ़ता है जैसे सेल्स का बना होता है. सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे आप इसको इस ढंग से समझिए, जैसे कि आप एक घर बना रहे हैं या एक दीवार बना रहे हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? ब्रिक. ब्रिक मतलब एक ईंट. एक ईंट रखेंगे, फिर आप दूसरी ईंट रखेंगे, इसी ढंग से एक एक लेयर बनाते रहेंगे. लेयर से क्या बनेगी? एक दीवार बन जाएगी. फिर ऐसे क्या होगा? आपका एक रूम बन जाएगा, फिर 2 रूम, फिर 3 रूम. इस ढंग से आपका घर बन जाता है. इसी टाइप से आपका बॉडी होती है. एक सेल जुड़ के क्या बना देते हैं? सेल्स जुड़ के हमारा क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. जब सेल्स आपके आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक वॉल टाइप बना देते हैं या कोई एक बेसिक यूनिट बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी में सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज. टिश्यूज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन. जैसे अब एक आपका मतलब वॉल बन गई, वॉल्स ने जुड़ के क्या बनाया? एक रूम. तो उसी टाइप से टिश्यूज ने जुड़ के क्या बनाया? एक ऑर्गन. अब जब ऑर्गन बन गए, हमारी बॉडी में बहुत टाइप के ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया आपका, किडनीज हो गया आपका, लीवर हो गया, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में, तो वो कंबाइन करके आपस में क्या बनाते हैं? आपका आगे ऑर्गन सिस्टम. और वो सब कुछ ह्यूमन बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. इसी ढंग से हम कहाँ तक पहुँचे थे कि हमने रूम बनाया. रूम बना के आगे डिफरेंट रूम्स आपस में जब जुड़ गए तो आपका क्या बन गया? एक घर. इसी ढंग से हमारी बॉडी बन जाती है. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेल. सेल के बाद टिश्यू. टिश्यू के बाद ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम. तो ये सारी क्या चीज़ थी? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो सेल इस ढंग से क्या हुआ? जो सबसे छोटी यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की. और जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस हो रही होती हैं. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हो रही हैं तो उसी ढंग से छोटी से छोटी फंक्शन भी हर सेल के अंदर हो रही होती है. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स certain functions such as nutrition, transport, excretion, reproduction. तो हर सेल में एक स्पेसिफिक ये सारी फंक्शंस हो रही होती हैं. जैसे सेल में एक्सक्रीशन भी हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही होती है. अब हर चीज़ को कोई भी वर्क करने के लिए जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इन द सेम वे सेल जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो ईच सेल रिक्वायर्ड एनर्जी. तो हर सेल को क्या चाहिए? एनर्जी टू डू द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन. इवन ये कहते हैं कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमें सोने के लिए और पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली है कि हमें एनर्जी चाहिए ही होती है. मतलब हर चीज़ जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है बॉडी में उसके लिए एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी की प्रोसेस सेल को भी चाहिए क्योंकि सेल ही बेसिक यूनिट है आपकी बॉडी का. तो सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और एनर्जी एज यू ऑल नो कहाँ से आती है? बाय द फूड वी ईट. और क्योंकि फूड के अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड होती है. जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब हम उसको खाते हैं, और फिर क्या होता है? वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी रिलीज करता है.
तो दैट्स वाई हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एनर्जी के लिए फूड इज़ मस्ट। तभी कहते हैं ना बच्चों के आप अच्छा सा फूड खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ऐसे फूड खाओ जो आपको एनर्जी दे सके, ना कि ऐसे फूड खाओ जो केवल टेस्ट के लिए हो और केवल आपको मतलब एनर्जी ना दे के केवल टेस्ट दें, क्योंकि उस फूड का आपकी बॉडी के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें हमेशा ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमें एनर्जी दे और जो हमारी बॉडी को मतलब ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्प करे। Therefore, all living organism require to get energy from the food। तो क्या होता है, पहले तो ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया, अब उसको क्या होता है, इस फूड से एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ही मिलती है, क्योंकि जब ये फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ही बॉडी में आपकी एनर्जी का रिलीज होता है और यही एनर्जी आपकी डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करती है। तो क्या हुआ, फूड इज मस्ट एंड रेस्पिरेशन इज मस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ है कि आपकी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी हुई है, मतलब सेल इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी और हर सेल में डिफरेंट फंक्शंस हो रही हैं। मतलब सेल एक बेसिक यूनिट है जिसके अंदर हर फंक्शन होती है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और इन मतलब प्रोसेसेस को करने के लिए सेल नीड्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फूड वी ईट। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। ये तो आपको पता ही है कि जो एयर है इसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और जो हम एक्सेल करते हैं या गिव आउट करते हैं वो वाली जो एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब जब हम ऑक्सीजन या एयर हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो ये वाली ऑक्सीजन या एयर सारी बॉडी तक हमारी एक एक मतलब ऑर्गन तक, ऑर्गन से लेके टिश्यू, टिश्यू से लेके सेल, मतलब ईच एंड एवरी सेल तक ये एयर हमारे अंदर पहुंचती है और वहीं पे ये सेल क्या करता है, जो इनटेक हुई ऑक्सीजन है उसको फूड के साथ कंबाइन करके क्या करता है, ऑक्सीजन का एनर्जी का रिलीज करता है और जब वो एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वो ही एनर्जी सेल की डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो सेल्स के अंदर जो ये हमने इनटेक किया है ऑक्सीजन का, वो ही क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करती है। वो ऑक्सीजन, देखिए ये प्रोसेस दिखाई हुई है कि ऑक्सीजन हमारे अंदर इनहेल हो रही है और वो जो होती है वो हमारे फूड के साथ कंबाइन करके हमें एनर्जी गिव आउट करती है जिससे हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है। तो ये सारी प्रोसेस है आपकी रेस्पिरेशन की और ये ही जो प्रोसेस जिसके साथ ऑक्सीजन मतलब सेल है जो वो इनटेक कर रहा है ऑक्सीजन का और वो कंबाइन कर रहा है विद द फूड एंड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस रेस्पिरेशन द सेल इज गिविंग आउट द एनर्जी। This process is known as cellular respiration. So what is the definition of cellular respiration? The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called as cellular respiration. जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि इनटेक हुआ ऑक्सीजन का, सेल के अंदर आपका फूड पड़ा था जो हमने डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होके आपके डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब सेल के अंदर क्योंकि वो फूड पड़ा है उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, तो हमने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन को इनटेक किया है। अब वो फूड प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके बाद क्या होता है कि आपकी एनर्जी गिव आउट हो रही है, मतलब एनर्जी एज बाय प्रोडक्ट निकल रही है और वो ही चीज़ क्या कहला रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहला रही है, क्योंकि इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो ये है एक सेलुलर रेस्पिरेशन। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होना सेल में और जिससे कि क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ दैट, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन,
अब जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है वो दो टाइप की होती है। एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एज द नेम सजेस्ट इट इन्वॉल्व्स एन इन इट्स स्पेलिंग, एनारोबिक AN है ना, तो N मीन्स नो, तो इसमें जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट वी विल कवर विद एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? इज व्हेन ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या मतलब हुआ? जब ऑक्सीजन का यूज होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको यहाँ पे क्या कहा है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज इट्स एनर्जी। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ? आपका फूड दैट इज ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एनर्जी रिलीज करता है दैट इज नोन एज aerobic respiration. तो what is aerobic respiration? The combination of glucose or food with oxygen, yeah, the breakdown of food in the presence of oxygen is known as aerobic respiration and it gives out a lot of energy. ये देखिए ग्लूकोज जो है आपका मतलब फूड इज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट इज रिलीजिंग एनर्जी and also carbon dioxide and water. That's why in the process of respiration we intake oxygen and we give out कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन में आपकी क्या होती है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन वो जाके आपके फूड के साथ कंबाइन करता है और आपका फूड के साथ उसकी कॉम्बिनेशन के बाद हमें एनर्जी मिलती है हमारी लाइफ की प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके बाय प्रोडक्ट के टाइप से रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर वो लंग्स में पहुंच के आपके मतलब बाहर आपके बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं जो हम गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्सेल करते हैं। तो इनटेक किसका हुआ? दैट इज ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल हमने किसका किया? दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाए व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप डेफिनेशन के साथ ये एक इक्वेशन भी लिख दीजिए जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आप कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, जो ये आपको दिखाया हुआ है। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपको पता नहीं कराया है या नहीं, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है दैट इज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एनर्जी। तो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर, जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और फूड जो आपको एनर्जी दे रहा है दैट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो कहते हैं फूड क्या केवल ऑक्सीजन से ही ब्रेक डाउन होता है कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फूड तब भी ब्रेक डाउन हो जाता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हो, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या है? कई ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने ईस्ट पढ़ा है, ये कैसे करता है? ये आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है ये रेस्पिरेशन करता है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एनारोब्स। क्यों? क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रिस्पायर। और ये ही जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये भी एनर्जी रिलीज करती है और दैट इज मतलब दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये ईस्ट वगैरह हैं, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये एनर्जी लेते हैं आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन से।
In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide. तो क्या है इसमें डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? ग्लूकोज वॉज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड वॉज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड energy. But in anaerobic respiration as oxygen is absent, तो ग्लूकोज अपने आप को किस में ब्रेक डाउन कर देता है? ग्लूकोज अपने आप को इथानॉल मतलब अल्कोहल में ब्रेक डाउन कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके अंदर मतलब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रही, उसकी जगह किसने रिप्लेस कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय इथानॉल और अल्कोहल। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? आपका जो ग्लूकोज है वो इथानॉल या अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो रहा है और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस इज नोन एज anaerobic respiration. Yeast are single-celled organism. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. तो ईस्ट हुई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रिस्पायर करते हैं। और क्योंकि मैंने बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो अल्कोहल रिलीज करते हैं। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। अब ये तो सही हो गया कि हाँ जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, इनके अंदर अल्कोहल बनता है और इसीलिए ये क्या यूज़ होते हैं, ईस्ट का यूज़ होता है आपका वाइन या अल्कोहल बनाने में। तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता चल गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट? अल्कोहल। एनारोबिक रेस्पिरेशंस की क्या है ये देखिए, मसल्स में ग्लूकोज क्या करता है, जब ये ब्रेक डाउन करता है तो ये क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड। बट ईस्ट में ये क्या रिलीज करता है? इथानॉल। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बट उसके अंदर अल्कोहल नहीं बनती, उसके अंदर क्या बनता है बाय प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड। और ईस्ट में क्या बनता है? इथानॉल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी मसल्स भी क्या है एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं बट लेकिन थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और उसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कुछ हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं और कोई भी ऐसा हैवी काम कर लेते हैं तो क्या होता है उसमें आपकी मतलब आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ब्रीथ ज़्यादा मतलब आप हा करके मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करने की कोशिश करते हैं या एक्वायर करने की कोशिश करते हैं बट इतनी आपको एनर्जी आपके सेल्स को या मसल्स को नहीं मिलती जितनी उस समय एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या हो, अब एनर्जी कहाँ से आए? तो जब आपको इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई बट आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो आपका जो सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स हैं, वो क्या चला के चलते हैं, वो एनारोबिकली ही रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उससे क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज आपके मसल्स में डिपॉजिट होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड्स के अंदर। और लैक्टिक एसिड के साथ साथ वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड आपकी मसल में डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। हाँ, इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है जो उस समय आपको एक्सरसाइजेज के लिए, वॉकिंग के लिए, जो भी आपकी हैवी प्रोसेसेस हो रही हैं उस समय वो उसके लिए एनर्जी दे देता है। और जो ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या होता है, जब आपने कभी देखा होगा जब आपकी मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं, आपने एक्सरसाइज की या आप बहुत भागे या आपने साइकिलिंग की तो आपके मसल्स में क्रैम्प आता है, मतलब आपके स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ा सा मतलब आपको अकड़ाहट, स्वेलिंग, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। क्यों होती हैं वो? क्योंकि देयर इज डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे बना था? आपकी एनारोबिक प्रोसेस से बना था और उससे क्या हुआ, आपकी लैक्टिक एसिड जो बन गया आपकी सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और उसके कारण ही आपकी मसल्स क्या हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, उनके अंदर क्रैम्प आता है। तो तभी कहा जाता है आप आफ्टर मतलब हैवी एक्सरसाइजेस या जिम गए हो आप या कुछ भी कर रहे हो तो आप हॉट बॉडी मसाज लो या मतलब
हॉट वाटर बाथ लो, ताकि क्या होता है जब हॉट वाटर बाथ लेते हो तो आपको जो मसाज हो रही होता है उसके कारण आपको जो लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब आपका हॉट वाटर आप मतलब अपनी बॉडी पे डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाती है, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब बढ़ जाती है मीन्स आपकी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। आप जिम गए, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो गई, उससे आपके कई बार स्वेलिंग हो जाती है, आपके क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो आप उसको क्या कीजिए, आप हॉट वाटर बाथ लीजिए ताकि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाए। ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या करती है, वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देती है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जो आपकी ये लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन थी वो ख़त्म हो जाती है और आपको ये क्रैम्प्स या स्वेलिंग से आराम से छुटकारा मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस जुड़ी हुई है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण लैक्टिक एसिड बना, और लैक्टिक एसिड से आपके स्वेलिंग या क्रैम्प्स आए, और आपने जब उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी हॉट वाटर बाथ लेके या मसाज लेके, तो वो लैक्टिक एसिड आपका ख़त्म हो गया। तो अभी तक हम ये चैप्टर यहाँ तक करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1 चैप्टर। वंस अगेन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and also press the bell icon so that you will get the notification of upcoming videos. Thank you very much.